वेलकम टू बिहार मैटर्स। सभी विद्यार्थियों, उम्मीदवारों और परीक्षार्थियों का आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण अकादमिक सत्र में मैं स्वागत करती हूँ। जी, सभी उम्मीदवारों का स्वागत है। आज का ये विशेष व्याख्यान हमारी श्रृंखला बिहार राज्य नेतृत्व सम्मान और प्रमुख व्यक्तित्व 2025-26 का लेक्चर 5 है। इस पूरे सत्र का मुख्य उद्देश्य केवल तथ्यों को प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि उन महत्वपूर्ण नियुक्तियों, पुरस्कारों और चर्चित व्यक्तित्वों का गहराई से विश्लेषण करना है। और इस अकादमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सभी उम्मीदवारों के लिए ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि आज का ये सत्र बिहार सरकार की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। बिल्कुल, विशेष रूप से बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, एसआई और टीचर एग्जाम्स के लिए। सही कहा आपने। प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से लेकर मुख्य परीक्षा के विश्लेषणात्मक उत्तरों और साक्षात्कार तक इस व्याख्यान के तथ्य अत्यंत निर्णायक भूमिका निभाएंगे। और देखिए, डेटा की प्रामाणिकता किसी भी परीक्षा की तैयारी का मूल आधार होती है। बिल्कुल होती है। इसलिए विद्यार्थियों की जानकारी के लिए ये उल्लेख करना अनिवार्य है कि आज के व्याख्यान का संपूर्ण डेटा पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी, भारत सरकार के न्याय विभाग जिसे हम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कहते हैं, और सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, साथ ही साहित्य अकादमी के आधिकारिक प्रपत्रों से संकलित किया गया है। इन ठोस और आधिकारिक स्रोतों के आधार पर परीक्षार्थी पूर्ण विश्वास के साथ अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो चलिए विषय में प्रवेश करते हैं। राज्य की शासन व्यवस्था और उसके नीतिगत निर्णयों को समझने के लिए सबसे पहले उसके प्रशासनिक ढांचे में हुए हालिया परिवर्तनों का अध्ययन करना आवश्यक है। इसी संदर्भ में हमारे व्याख्यान का पहला खंड शीर्ष संवैधानिक और प्रशासनिक नियुक्तियां या टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स पर केंद्रित है। वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव और 2026 के नए न्यायिक वर्ष की शुरुआत के बाद बिहार के प्रशासनिक और संवैधानिक परिदृश्य में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। एक मेजर रीशफल हुआ है। राज्य के नेतृत्व की बात की जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर के रूप में श्री नीतीश कुमार ने पुनः पदभार ग्रहण किया है। यहाँ परीक्षा के दृष्टिकोण से जो सबसे विशिष्ट तथ्य उभर कर आता है वो है 20 नवंबर 2025 की तिथि, जब उन्होंने एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड स्थापित करते हुए 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जी हाँ, 10वीं बार। इस 10वीं बार के आंकड़े का परीक्षा उन्मुख यानी एग्जाम ओरिएंटेड विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। बीपीएससी जैसी स्तरीय परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर ऐसे ऐतिहासिक और संख्यात्मक रिकॉर्ड सीधे प्रश्न का रूप ले लेते हैं। और प्रश्न इस प्रकार तैयार हो सकता है कि नवंबर 2025 के चुनाव के पश्चात नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कौन सी बार शपथ ग्रहण की। बिल्कुल, लेकिन देखिए, केवल प्रारंभिक परीक्षा तक सीमित रहना पर्याप्त नहीं है। मुख्य परीक्षा के भारतीय राज व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी खंड में उम्मीदवारों को इस तथ्य को राजनीतिक निरंतरता, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी और राज्य के प्रशासनिक स्थायित्व के रूप में विश्लेषित करना चाहिए। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स के पदों पर भी ध्यान देना प्रासंगिक है। श्री सम्राट चौधरी और श्री विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। प्रशासनिक और राजनीतिक शब्दावली में इस प्रकार के नेतृत्व ढांचे को अक्सर डबल इंजन ग्रोथ मॉडल के रूप में परिभाषित किया जाता है। जी, और मुख्य परीक्षा के उत्तरों में उम्मीदवारों को इस अवधारणा को स्पष्ट करना चाहिए कि कैसे केंद्र और राज्य में समान वैचारिक धरातल वाली सरकारें नीतिगत निर्णयों और विकासात्मक परियोजनाओं की गति को तेज करने का प्रयास करती हैं। राजनीतिक नेतृत्व के इस विश्लेषण के बाद राज्य की न्यायपालिका में हुए सर्वोच्च स्तर के बदलावों का अध्ययन भी हमारे पाठ्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण पद पर जस्टिस संगम कुमार साहू की नियुक्ति की गई है। इनकी आधिकारिक नियुक्ति की तिथि, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, 1 जनवरी 2026 है। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इसे अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस के शीर्षक के अंतर्गत नोट करना उचित रहेगा। इस नियुक्ति के साथ एक और अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य जुड़ा है। पटना हाईकोर्ट का कार्यभार संभालने से पूर्व वे उड़ीसा हाईकोर्ट में कार्यरत थे। यहाँ उम्मीदवारों को ध्यान देना होगा, राज्य लोक सेवा आयोगों की प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति का यदि सूक्ष्म अवलोकन किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि न्यायिक नियुक्तियों में केवल नाम और पद पूछने का चलन अब पुराना हो चुका है। बिल्कुल सही।
आयोग अक्सर अधिकारी के पिछले कार्यस्थल के बारे में पूछता है। इसलिए विद्यार्थियों को यह तथ्य अपनी स्मृति में गहराई से अंकित कर लेना चाहिए कि जस्टिस संगम कुमार साहू का स्थानांतरण उड़ीसा हाईकोर्ट से हुआ है। न्यायपालिका के बाद जब हम राज्य की नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी के शीर्ष पद की ओर देखते हैं तो मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार का नाम आता है। 1 सितंबर 2025 को श्री प्रत्यय अमृत, जो कि IAS अधिकारी हैं, उन्होंने बिहार के मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया। प्रशासनिक पदानुक्रम में यह राज्य का सबसे शक्तिशाली पद होता है। यहाँ विद्यार्थियों के लिए यह भी याद रखना अनिवार्य है कि उन्होंने इस पद पर श्री अमृतलाल मीणा का स्थान लिया है। ही सक्सीडेड अमृतलाल मीणा। परीक्षाओं में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या पूर्ववर्ती अधिकारियों के संबंध में प्रश्न बनना एक सामान्य प्रक्रिया है। प्रशासनिक संरचना के इसी निरंतर क्रम में बिहार लोक सेवा आयोग BPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति अत्यंत प्रासंगिक हो जाती है, विशेषकर उन परीक्षार्थियों के लिए जो स्वयं इसी आयोग की परीक्षाओं में सम्मिलित होने जा रहे हैं। श्री रवि मनुभाई परमार ने BPSC के अध्यक्ष यानी चेयरमैन का पदभार संभाला है। ये जानकारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे वर्तमान BPSC 71वें और 72वें चक्र का नेतृत्व कर रहे हैं। आयोग की कार्यप्रणाली और उसके शीर्ष नेतृत्व की जानकारी साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के चरण में उम्मीदवारों के आत्मविश्वास को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त राज्य के शीर्ष कानूनी सलाहकार यानी महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद का उल्लेख करना भी आवश्यक है। इस पद पर श्री प्रशांत कुमार शाही निरंतर कार्यरत हैं। संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत महाधिवक्ता की भूमिका का अध्ययन करते समय उम्मीदवारों को इस वर्तमान नियुक्ति को एक व्यावहारिक उदाहरण के रूप में याद रखना चाहिए। इन सभी 6 प्रमुख नियुक्तियों मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव, BPSC अध्यक्ष और महाधिवक्ता का अध्ययन करते समय परीक्षार्थियों को एक विशेष एग्जाम हैक अपनाना चाहिए। जी, और वो है मैच द फॉलोइंग या निम्नलिखित का मिलान करें प्रारूप। प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों में इसका अत्यधिक उपयोग होता है। इसमें एक सूची में पद का नाम और दूसरी सूची में संबंधित अधिकारी का नाम देकर सही कूट का चयन करने को कहा जाता है। इसके अलावा नियुक्ति की तिथियों के आधार पर इन्हें कालानुक्रमिक क्रम या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करने के प्रश्न भी आते हैं। इसलिए एक स्पष्ट और सटीक तालिका बनाकर इन तथ्यों का बार बार रिवीजन करना ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रशासन और न्यायपालिका के इस विस्तृत अध्ययन के पश्चात व्याख्यान का दूसरा खंड उन व्यक्तित्वों को समर्पित है जिन्होंने समाज, कला और विज्ञान में अपने उत्कृष्ट योगदान से राज्य का गौरव बढ़ाया है। ये खंड है नागरिक पुरस्कार, पद्म सम्मान, सिविल अवार्ड्स, पद्मा ऑनर्स। गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जनवरी 2026 में जारी 2026 पद्मश्री सम्मान की सूची में बिहार के कई प्रमुख नाम शामिल हैं। सबसे पहला नाम है श्री भरत सिंह भारती जी का। इन्हें कला के क्षेत्र में विशेष रूप से लोक संगीत और रंगमंच, फोक म्यूजिक एंड थिएटर में उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बिहार की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में लोक रंगमंच की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नागरिक सम्मानों से जुड़े प्रश्नों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि आयोग केवल पुरस्कार विजेताओं के नाम नहीं पूछता, बल्कि उनके विशिष्ट कार्यक्षेत्रों को केंद्र में रखकर प्रश्न तैयार करता है। अतः उम्मीदवारों को ये स्पष्ट रूप से याद रखना होगा कि श्री भरत सिंह भारती का संबंध लोक संगीत और रंगमंच से है। इसी सूची में दूसरा अत्यंत सम्मानजनक नाम श्री विश्वाबंधु जी का है। इन्हें भी कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में उनके आजीवन समर्पण के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है। यहाँ एक तकनीकी शब्द पर ध्यान देना आवश्यक है। इन्हें यह सम्मान मरणोपरांत प्राप्त हुआ है। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को पोस्थमस शब्द का अर्थ और इसका संदर्भ स्पष्ट होना चाहिए। कला और संस्कृति के क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों का योगदान मुख्य परीक्षा के बिहार की कला एवं संस्कृति खंड में उत्तर को प्रमाणिक बनाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। कला और संस्कृति के अतिरिक्त विज्ञान के क्षेत्र में बिहार की उपलब्धियों को मान्यता मिलना एक अत्यंत सकारात्मक संकेत है। 2026 के पद्मश्री सूची में श्री गोपाल जी त्रिवेदी का नाम विज्ञान और इंजीनियरिंग यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शामिल है। विद्यार्थियों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि उन्हें ये राष्ट्रीय सम्मान उनके कृषि नवाचारों, एग्रीकल्चरल इनोवेशंस के लिए प्रदान किया गया है। बिहार मूलतः एक कृषि प्रधान राज्य है और इसकी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है।
ऐसे में राज्य के भीतर कृषि नवाचार के लिए मिला कोई भी सम्मान परीक्षा के दृष्टिकोण से स्वतः ही उच्च प्राथमिकता वाला विषय बन जाता है। कृषि नवाचारों के इस बिंदु को मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र जनरल स्टडीज पेपर से जोड़कर देखना चाहिए। बिल्कुल। जब उम्मीदवारों को बिहार में कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के उपाय या कृषि क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग जैसे विषयों पर उत्तर लिखना हो, तो श्री गोपाल जी त्रिवेदी को मिले इस पद्मश्री सम्मान का उल्लेख करना उत्तर को अत्यंत समसामयिक और प्रामाणिक बना देगा। 2026 के इन नागरिक सम्मानों के साथ साथ 2025 का एक प्रमुख पूर्वव्यापी मूल्यांकन मेजर 2025 रेट्रोस्पेक्टिव भी पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग है। रेट्रोस्पेक्टिव मूल्यांकन का अर्थ है पिछले वर्ष के उन प्रमुख और ऐतिहासिक सम्मानों का पुनरीक्षण जो अपनी महत्ता के कारण आगामी परीक्षाओं के लिए भी प्रासंगिक बने हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम है श्रीमती शारदा सिन्हा जी का, जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। श्रीमती शारदा सिन्हा जी, जिन्हें आदर के साथ बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है, उनका भारतीय लोक संगीत में योगदान अद्वितीय है। मैथिली, भोजपुरी और मगही संगीत, विशेषकर छठ महापर्व के पारंपरिक गीतों को वैश्विक पटल पर स्थापित करने का श्रेय उन्हें ही जाता है। पूर्वव्यापी मूल्यांकन के इसी क्रम में एक और प्रमुख सम्मान है पद्म भूषण, जो श्री सुशील कुमार मोदी जी को सार्वजनिक मामलों पब्लिक अफेयर्स में उनके लंबे और समर्पित राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के लिए मरणोपरांत प्रदान किया गया है। नागरिक सम्मानों के इस पूरे खंड का अध्ययन करते समय उम्मीदवारों को सम्मानों के पदानुक्रम, हायरार्की ऑफ अवार्ड्स जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा के मैच द फॉलोइंग प्रकार के प्रश्नों में एक और विजेताओं के नाम और दूसरी ओर उनका विशिष्ट क्षेत्र दिया जा सकता है। इसलिए इन सभी व्यक्तित्वों और उनके संबंधित क्षेत्रों की एक सुव्यवस्थित सूची तैयार करना अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगा। नागरिक सम्मानों के पश्चात अब हम व्याख्यान के तीसरे खंड में प्रवेश करते हैं, जो बौद्धिक और रचनात्मक उत्कृष्टता का प्रतीक है। साहित्यिक उत्कृष्टता, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025, लिटरेरी एक्सीलेंस, साहित्य अकादमी अवार्ड्स 2025। वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी चक्र बिहार के लिए विशेष रूप से मैथिली और हिंदी साहित्य के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष रहा है, जहां बिहार स्थित लेखकों का स्पष्ट दबदबा देखने को मिला है, डोमिनेंस रहा है। राज्य स्तरीय परीक्षाओं के बिहार विशेष खंड के लिए ये विषय बहुत अधिक अंकदायी है। मुख्य साहित्य अकादमी पुरस्कार मैथिली भाषा की विजेता श्रीमती मुन्नी कामत जी हैं। उन्हें ये अत्यंत प्रतिष्ठित पुरस्कार उनके चर्चित लघु कथा संग्रह शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन चुक्का के लिए प्रदान किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कारों के संदर्भ में लेखकों और उनकी कृतियों का सीधा संबंध परीक्षा में पूछा जाता है। लघु कथा संग्रह चुक्का का नाम और उसकी लेखिका श्रीमती मुन्नी कामत का नाम एक साथ याद रखना अनिवार्य है। इसी के साथ युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने वाले साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मैथिली पर भी चर्चा करनी होगी। यह पुरस्कार सुश्री नेहा झा को उनकी शानदार कृति मणि के लिए दिया गया है। युवा साहित्यकारों की रचनाएं समाज के समकालीन विमर्श को दर्शाती हैं, इसलिए परीक्षाओं में इन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एक अलग सूची में इन युवा लेखकों और उनकी रचनाओं को क्रमबद्ध करना उम्मीदवारों के लिए सहायक होगा। इस साहित्यिक खंड में जो सबसे विस्मयकारी और महत्वपूर्ण तथ्य है वो है बाल साहित्य पुरस्कार मैथिली। इस श्रेणी का पुरस्कार भी श्रीमती मुन्नी कामत जी ने ही जीता है। मुख्य साहित्य अकादमी पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार दोनों एक ही वर्ष में जीतना किसी भी लेखक की बहुमुखी प्रतिभा, उनकी वर्सेटिलिटी और साहित्य पर उनकी गहरी पकड़ को प्रमाणित करता है। यह एक ऐसा दुर्लभ अवसर है जो परीक्षा के प्रश्न पत्र निर्माताओं का ध्यान अवश्य आकर्षित करेगा। परीक्षार्थियों को साहित्य के इस विशिष्ट परिदृश्य का बारीकी से विश्लेषण करना चाहिए। जब एक ही साहित्यकार को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया जाता है तो प्रश्नों की जटिलता बढ़ जाती है। प्रारंभिक परीक्षा में ये सीधा प्रश्न हो सकता है कि मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 विजेता कृति मणि की लेखिका कौन है, या फिर श्रीमती मुन्नी कामत को उनके किस लघु कथा संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी से जुड़े ये तथ्य न केवल प्रारंभिक परीक्षा
बल्कि मुख्य परीक्षा में बिहार की भाषाई और साहित्यिक प्रगति पर निबंध या उत्तर लिखते समय भी एक मजबूत उदाहरण के रूप में कार्य करते हैं। व्याख्यान के अंतिम और सबसे व्यापक विश्लेषणात्मक खंड में अब हम उन विभूतियों पर चर्चा करेंगे जिन्होंने समाचारों में प्रमुखता से स्थान बनाया और जिनका प्रभाव राज्य की सीमाओं को पार कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महसूस किया गया। समाचारों में प्रमुख व्यक्तित्व 2025-26 पर्सनैलिटीज इन द न्यूज। इस सूची में सबसे शिखर पर विराजमान हैं जननायक के नाम से प्रसिद्ध श्री कर्पूरी ठाकुर जी। वर्ष 2024-25 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया, जिसके उपलक्ष्य में संपूर्ण राज्य में व्यापक समारोह आयोजित हुए। श्री कर्पूरी ठाकुर जी पर चर्चा करते समय उम्मीदवारों को केवल भारत रत्न के तथ्य तक सीमित नहीं रहना चाहिए। बीपीएससी मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू पैनल्स के लिए ये एक टॉप टियर विषय है। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के क्षेत्र में उनका योगदान ऐतिहासिक है। मुख्य परीक्षा में जब आरक्षण की राजनीति या बिहार में सामाजिक उत्थान पर प्रश्न आते हैं तो उम्मीदवारों को कर्पूरी फॉर्मूला का विस्तार से उल्लेख करना चाहिए। 1978 में लागू किया गया ये फॉर्मूला भारत में आरक्षण नीतियों के इतिहास का एक मील का पत्थर है, जिसने पिछड़े वर्गों को पिछड़े और अति पिछड़े एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस श्रेणियों में विभाजित कर समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया। कर्पूरी ठाकुर का यह वैचारिक दृष्टिकोण भारतीय राजनीति और सामाजिक न्याय प्रणाली के अध्ययन का अनिवार्य हिस्सा है। सामाजिक न्याय के इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से आगे बढ़ते हुए अब हम आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बिहार की गौरवशाली उपस्थिति का विश्लेषण करते हैं। समाचारों में प्रमुखता से छाए रहे भारतीय अंतरिक्ष यात्री यानी गगनयात्री श्री शुभांशु शुक्ला का संबंध बिहार उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय परिवेश से है। अंतरिक्ष विज्ञान स्पेस साइंस के दृष्टिकोण से उनके विषय में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उन्होंने 2025 के अंत में अपना ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। क्षेत्रीय स्तर की यह वैज्ञानिक उपलब्धि राज्य के एकेडमिक और प्रतियोगी विमर्श का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय के पाठ्यक्रम के लिए यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। उम्मीदवारों को ये समझना चाहिए कि शुभांशु शुक्ला का ये ISS मिशन कोई स्वतंत्र घटना नहीं है, बल्कि ये मार्च 2026 में निर्धारित भारत के महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक गगनयान मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पूर्वगामी मिशन है, अ प्रीकर्सर मिशन। मुख्य परीक्षा में यदि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की विकास यात्रा या गगनयान मिशन के महत्व पर प्रश्न आता है तो ISS में प्राप्त इस प्रशिक्षण और अनुभव का उल्लेख करना उत्तर को तकनीकी रूप से समृद्ध करेगा। बिहार की जड़ों से जुड़े एक अंतरिक्ष यात्री की ये उपलब्धि निबंध लेखन में भी विज्ञान के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी जैसे विषयों के लिए एक प्रासंगिक उदाहरण प्रस्तुत करती है। विज्ञान के आकाश से पुनः समाज के धरातल पर लौटते हुए समाज सुधार, सोशल रिफॉर्म के एक और बड़े आयाम पर चर्चा करना आवश्यक है। हमारा तीसरा प्रमुख व्यक्तित्व है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी, जो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। वर्ष 2025 में भी उनकी स्वच्छता, सैनिटेशन और समाज सुधार की निरंतर विरासत को अकादमिक और सामाजिक विमर्श में उच्च स्थान प्राप्त हुआ है। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का नाम आते ही सामाजिक स्वच्छता का एक पूरा आंदोलन जहन में आ जाता है। उन्होंने केवल शौचालय नहीं बनाए, बल्कि मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी मैला ढोने की प्रथा जैसी अमानवीय कुप्रथा के खिलाफ एक सफल संस्थागत लड़ाई लड़ी। मुख्य परीक्षा के निबंध पत्र या सामान्य अध्ययन में स्वच्छ भारत अभियान, ग्रामीण स्वच्छता या समाज के कमजोर वर्गों का स्वास्थ्य और गरिमा जैसे विषयों पर सुलभ इंटरनेशनल के विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल का उदाहरण देना एक परिपक्व विश्लेषणात्मक क्षमता का परिचायक माना जाता है। इस प्रकार उम्मीदवारों को सामाजिक न्याय में कर्पूरी ठाकुर, अंतरिक्ष विज्ञान में शुभांशु शुक्ला और समाज सुधार में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, इन तीनों ही बहुआयामी विषयों का सूक्ष्म और गहन विश्लेषण अपने अध्ययन में शामिल करना चाहिए। प्रशासनिक संरचनाओं से लेकर नागरिक सम्मानों, साहित्यिक उपलब्धियों और राष्ट्रीय पटल पर चमकने वाले प्रमुख व्यक्तित्वों तक आज के इस अत्यंत विस्तृत
और गहन एकेडमिक सत्र के समापन की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि आज के व्याख्यान में सम्मिलित प्रत्येक तथ्य, तिथि और अवधारणा आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, हाईली रेलेवेंट है। इस संपूर्ण व्याख्यान के निष्कर्ष के रूप में सभी उम्मीदवारों के लिए ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि परीक्षा के विभिन्न चरणों के लिए अध्ययन की रणनीति भिन्न होती है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में नामों, तिथियों और सम्मानों की श्रेणियों का निरंतर पुनरीक्षण करें। वहीं मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार के लिए डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल फॉर्मेट में इन विषयों के पीछे के नीतिगत कारणों, ऐतिहासिक संदर्भों और सामाजिक प्रभावों का एक स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित करें। अपनी नोटबुक में इन सभी बिंदुओं को व्यवस्थित रूप से दर्ज करें, क्योंकि परीक्षा भवन में ये व्यवस्थित डेटा ही काम आएगा। इस अकादमिक चर्चा को विराम देने से पूर्व मेंस परीक्षा की विश्लेषणात्मक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के चिंतन और अभ्यास के लिए एक बौद्धिक प्रश्न छोड़ना उचित रहेगा। जरूर विचार करें कि इन विशिष्ट व्यक्तित्वों, चाहे वे साहित्य सृजन से जुड़े हों, अंतरिक्ष विज्ञान से या समाज सुधार से, का समग्र योगदान बिहार के बदलते सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को किस प्रकार प्रतिबिंबित करता है। मुख्य परीक्षा में आप बिहार के इस ऐतिहासिक विकास और आधुनिकता की ओर बढ़ते कदमों को कैसे रेखांकित करेंगे? यह निश्चित रूप से एक अत्यंत विचारणीय और उत्कृष्ट विश्लेषणात्मक प्रश्न है। परीक्षार्थियों को विभिन्न विषयों को आपस में जोड़कर इंटरलिंकिंग ऑफ सब्जेक्ट्स के माध्यम से इस प्रश्न पर अपना एक संतुलित और तथ्यपरक उत्तर तैयार करने का प्रयास करना चाहिए। आज के इस गंभीर और ज्ञानवर्धक सत्र के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारी ये परीक्षा उन्मुख श्रृंखला अगले सत्र में एक नए और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के साथ निरंतर रहेगी। तब तक आप सभी अपनी अध्ययन योजना पर दृढ़ रहें और निरंतर पुनरीक्षण करते रहें। संपूर्ण सत्र के दौरान सभी परीक्षार्थियों के धैर्य और अकादमिक लगन के लिए धन्यवाद। और ये है बिहार मैटर्स, साइनिंग ऑफ।